ओके। तो फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे अब तक, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करना है अपने को। तो यहाँ पे अब तक हम जावा में क्या करते थे कि क्लास बनाते थे और मेन के अंदर ही हम सारा काम करते थे। बट ऐसा नहीं है, मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बट अगर हमारे पास सपोज करो कोई स्टैंड अलोन अलग से क्लास है, उस क्लास में मेथड्स कैसे बनाते हैं और उस मेथड्स को एक्सेस कैसे करते हैं, तो ये का सारे कॉन्सेप्ट्स को अब हमें सीखना है। तो जैसे सिंपल सा, जैसे अगर हम एक उसकी बात करें, जो हमने फ्रेमवर्क बनाया उसके अंदर लेट से हमने बनाया ड्राइवर स्क्रिप्ट। अब ड्राइवर स्क्रिप्ट थी, इसके बाद ये एक्सएलएस रीडर एक सेपरेट क्लास था। बट सेपरेट क्लास इस एक्सएलएस रीडर को हमने ड्राइवर स्क्रिप्ट में यूज़ किया। उसको हमने कैसे यूज़ किया कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, फिर उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको हमने एक्सेस किया। सिमिलर मैनर ये वेब ड्राइवर का भी केस में क्रोम ड्राइवर क्लास थी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसको एक्सेस किया। तो यही चीज़ आपको समझाना है कि ये कैसे होता है जावा में। तो जावा में लेट्स से कि यहाँ पे एक क्लास है कैलसी ना, ओके छोड़ दो इसको। लेट्स से एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास कैलकुलेटर। और यहाँ से इस बार मैं इसको पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं दिया, फिनिश किया तो समथिंग क्लास हमारी कुछ ऐसी हो गई। ये एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इस क्लास में हमें क्या करना है कि कुछ मेथड्स बनाने हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं और उसके बिहाफ और उस मेथड्स और वेरिएबल्स को कॉल करना है मेन क्लास के अंदर। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, लेट्स से कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करना है, तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बनाया। तो लेट्स से पब्लिक इंट num1 इज इक्वल टू 10। अब ये जो num1 है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, तभी इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया, num1 ब्लू कलर में आ गया क्योंकि इसको क्लास लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं, मेथड के अंदर नहीं कर रहे हैं, राइट। सिमिलर मैनर हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल लिया लेट्स से और इसका नेम दे दिया, इसको वैल्यू दे दिया 5। तो किसी भी क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स हैं जिसको हमने डिफाइन किया। तो क्लास लेवल पे जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। और यहाँ पे अब हम मेथड बनाएंगे लेट्स से। अब मेथड बनाने के लिए क्या लॉजिक यूज होता है, सिंपल सा पब्लिक वॉइड। अगर मेथड आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लिखना है, वॉइड और मेथड का नाम। तो लेट्स से मैंने मेथड का नाम रख दिया सम, और ऐसे हमने मेथड बना लिया। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि लेट्स से इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, तो इसको चाहे सम भी लिखो या तो दूसरा भी कोई वेरिएबल ले सकते हो। लेट्स से मैंने ले लिया एस। अब यहाँ से ये क्या करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, राइट। तो यहाँ से num1 num2 किया तो ये इसकी जो ऐड करके वैल्यू ये एस में स्टोर करेगा, और इसको अगर मुझे यहाँ से प्रिंट करके आउटपुट देखना है तो सिंपली हम यहाँ से एस को प्रिंट कराएंगे। अब ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। अब यहाँ से अगर मैं मेन को रन करूँ, लेट्स से मेन में जो हमारा मेन था उस कॉन्सेप्ट, अब इसके अंदर मैं यहाँ से अगर प्रिंट करूँ लेट्स से एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अब अगर मैं इस क्लास को रन करूंगा तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एंड एग्जीक्यूशन एंड। ये कैलकुलेटर को नहीं रन करेगा क्योंकि कैलकुलेटर का क्लास तो है, ठीक है, बट इसके अंदर मेथड भी है, बट जब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा तब तक ये रन आउटपुट हमें नहीं मिलता है। तो जैसे अगर इस ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाके इसको अगर हम रन करें तो आउटपुट सिंपली हमें क्या मिलेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एंड एंड। बट अगर हमें इस क्लास को यहाँ पे यूज़ करना है, इस कैलकुलेटर क्लास को अपने को यूज़ करना है, तो जावा में हम क्या करते हैं, इस क्लास का नेम लेते हैं और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है किसी क्लास का, कि क्लास नेम फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम लेट्स से कैलसी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखते हैं और वापस से फिर क्लास नेम और एक ब्रैकेट लगाते हैं और सेमीकोलन। दिस इज द वे। तो किसी भी क्लास का अगर कोई एक क्लास है, उस क्लास का अगर मेथड को हमें एक्सेस करना है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या था
कि इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर का अपने को ये सम मेथड एक्सेस करना था। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या हो गया, क्लास नेम, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ से जैसे ही कैल से लिखोगे आप, डॉट लगाओगे, उसके मेथड यहाँ पे दिखने लगेंगे कि जो वेरिएबल्स थे num1 num2 देखो दिख रहे हैं, और यहाँ पे इसका मेथड जो था सम, ये भी आपको दिख रहा है, और दिख रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैलकुलेटर से। और जैसे इसको आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, अब ये कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो ये क्या करेगा, ये कैलसी सम मेथड को रन करेगा, और सम के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो जैसे प्रिंट लगाया है तो वो प्रिंट हो जाएगा लॉजिकली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट से इस क्लास में गए और यहाँ से इसको रन किया। अब यहाँ से जब हमने रन किया तो एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एंड 15 उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, फिर एग्जीक्यूशन एंड हुआ। तो लॉजिकली ये क्या हुआ, ये मेथड कॉल हो गया। तो ऐसे ही हम मल्टीपल मेथड्स वहाँ पे बना सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे लेट से कि मैंने एक और मेथड बनाया, ये सेम पैकेज में भी वर्क करता है और आउटसाइड पैकेज भी वर्क करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं तो ये कहीं पे भी एक्सेसिबल होंगे इंटायर प्रोजेक्ट में, किसी भी पैकेज के अंदर। तो यहाँ से लेट से दूसरा मेथड हमने बनाया सब, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, माइनस। अब चूंकि ये देखो अलग अलग मेथड है, तो इसलिए वेरिएबल का नाम आप सेम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इस मेथड के लिए अंदर ही स्कोप है इसका, ठीक है। तो सेम नेम भी रख सकते हो या नेम चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ से लेट से मैं कर देता हूँ इसको सम इज इक्वल टू प्लस एस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब इज इक्वल टू प्लस एस। जाके इसको, अब मैं मेन को जाके अगर रन करूँ और इसके अंदर दूसरा भी मेथड मुझे कॉल करना है, तो कैलसी डॉट सब, अब यहाँ से रन करो, ये दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं, सम एंड सब। अब समहाउ, अब सपोज करो कि ये हमारा एक नॉर्मल मेथड बन गया। अब इस मेथड के अंदर हम सारे लॉजिक बना रहे हैं और ये कॉल कर रहे हैं, तो ये मेथड अपना एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली। अब सपोज करो कि मुझे कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिसके अंदर मैं वैल्यू खुद पास करूं और उसमें सम हो, मतलब पैरामीटराइज्ड मेथड मुझे बनाना है कि सम जैसे है तो सम अभी डिफॉल्ट ये 2 नंबर पे चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास मुझे एक ऐसा मेथड बनाना है जिसमें मैं खुद का पैरामीटर पास कर सकूं, जो भी पैरामीटर पास करूं और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो एडिशन करके दे। तो लेट्स से कि मैंने एक तीसरा मेथड बना दिया और मेथड का नाम रखा सब, लेट्स से ऐड। और इस पर इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें नंबर मैं खुद पास करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से पास किया लेट्स से इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी समथिंग। तो यहाँ से जैसे भी आपको वेरिएबल्स पास करने हैं, क्योंकि नंबर पास करने हैं तो आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ता है। इंटीजर ए तो मतलब ए एक वेरिएबल हो गया, इंटीजर बी बी वेरिएबल सी वेरिएबल। और यहाँ पे मुझे ऑपरेशन क्या करना है, अब ए जो नंबर हमने पास किया उनको ऐड करना है आपस में, और फिर ये रिजल्ट हमें यहाँ से भेजना है ऐड इज इक्वल टू ये, मतलब अब प्रिंट करना है। अब जब हम इस ऐड मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे बाहर मेन में, तो ये पूछेगा कि वो तीनों पैरामीटर पास करो। तो यहाँ से जाएंगे हम, फिर ऐड मेथड को कॉल करेंगे जब यहाँ से कैलसी डॉट ऐड। ऐड मेथड यहाँ पे देखो दिख रहा है और इसके पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं कि इसको 3 पैरामीटर चाहिए ए बी सी। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से पास करनी पड़ेगी। लेट्स से हम पासिंग 10 20 एंड 30। तो अब ये क्या करेगा कि 10 20 एंड 30, तो ये करेस्पॉन्डिंगली जो 10 की वैल्यूज है वो ए में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली ये 20 एंड 30 जो है इसके रेफरेंस में बी और सी में स्टोर हो जाएगा, और यही वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 20 एंड 30। और जब ये ऐड होके फिर हमें रिटर्न कर देगा इसका टोटल वैल्यू 60। ऐड इज इक्वल टू 60। तो ये होता है हमारा पैरामीटराइज मेथड। तो पैरामीटराइज मेथड्स कैसे बनाते हैं, जिसमें खुद का हम पैरामीटर पास कर सके, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था और ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटराइज मेथड।
तो पैरामीटराइज मेथड में हम पैरामीटर पास करते हैं, जब भी कॉल करेंगे तो जितने भी पैरामीटर यहाँ पे इसको चाहिए वो सारे पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। अब एक तीसरे टाइप का भी मेथड होता है जिसमें हमें कुछ रिटर्न कराना होता है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक मेथड और बनाया, पब्लिक वॉइड लेट्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई में हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हमें जो भी नंबर पास करेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से मैंने भी इसमें पास किया इंट ए इंट बी, और यहाँ पे इंट एस इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट नहीं कराना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेथड जो भी कैलकुलेशन हो उसको रिटर्न कर दे, मतलब जो इसको कॉल करे उसको ये वापस कर दे समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न एस, जो एस की वैल्यू है वो रिटर्न कर दे। तो जब रिटर्न कीवर्ड यहाँ से हम लिखेंगे तब यहाँ से वाइड हटाएंगे, क्योंकि void का मतलब होता है कि जब मेथड आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एट दैट मोमेंट वी हैव टू यूज void. But if your method will return something, then at that moment you have to mention the return type here. तो जैसे रिटर्न टाइप क्या होगा, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, एस, तो एस का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, देन वी हैव टू राइट हियर इंट, तब ये एरर खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, एट दैट मोमेंट यू हैव टू यूज void, and if your function will returning something, then you have to use return type and along with the return keyword. तो अब इसको हमने ऐसे सेव किया, देन लेट्स कॉल इट मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ से जब हम कॉल करेंगे calc डॉट मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू पास द नंबर्स, so let's say 5 and 6। तो ये क्या करेगा, 5 और 6 पास किया और मल्टीप्लाई मेथड में, तो ये जाएगा 5 और 6 यहाँ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसका वैल्यू जो है एस को रिटर्न कर देगा। राइट, अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो आउटपुट कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ये 30 करके आउटपुट नहीं दिख रहा है। रीज़न क्यों, क्योंकि आपने कुछ तो प्रिंट तो कराया नहीं ना, तो वैल्यू यहाँ से कॉल तो हुई, इसमें इसमें आ तो गई, ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ, लेकिन हमने आउटपुट कहीं प्रिंट नहीं कराया, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसको आउटपुट को प्रिंट करने का दो तरीका होता है, एक तो चाहे इसको आप किसी वेरिएबल में इसके आउटपुट को स्टोर करो, लेट्स से आउट इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये मेथड आपका कुछ रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको रिटर्न करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, स्टोर करके फिर इस आउट को प्रिंट कराओ आप, तब ये आपको बताएगा कि आउटपुट क्या था उसका। अब रन करो तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आउटपुट वॉज 30। सिमिलरली आप दो तरीके से भी कर सकते थे, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इनटू द println स्टेटमेंट ऐसे। तो ये सीधे सीधे इसके जो भी आउटपुट होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा। यहाँ से जस्ट रन करो, अभी भी सेम सिचुएशन है। क्लियर, तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाते हैं। तो जब भी हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर अपना जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसे मेथड्स बनाएंगे, और उस मेथड्स के अकॉर्डिंगली हमें ये एक्सेस करना होगा। कैन वी डायरेक्टली कॉल लाइक सिसआउट, हाँ सिसआउट को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने किया ना यहाँ पे, डायरेक्ट सिसआउट कॉल करो, उसके अंदर मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लो, तो जो भी उस मेथड का आउटपुट होगा वो प्रिंट करेगा। अब ये सारे जैसे मेथड हैं आपके, कैलसी, सम, सब, ऐड, ये नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि इनका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं था, कुछ भी आउटपुट इसमें नहीं आया। ओके, तो फिर ओके, यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स बनाए। अब ऐसे हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं कि एक नॉर्मल मेथड बना सकते हैं, फिर पैरामीटराइज मेथड बना सकते हैं, फिर रिटर्न टाइप मेथड बना सकते हैं। तो जैसे भी हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, वैसे मेथड्स हम लिखते जाएंगे, और इस मेथड के अंदर का कोड कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता है। ठीक है, अब
एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्लास, उस क्लास का नाम हमने रखा लेट्स से ओवरलोडिंग। सिंपली फिनिश कर दिया। अब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें यहाँ पे, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है यही होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा टू जी टाइप का सर। होता है। इससे कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो हम रिटर्न कब यूज़ करते हैं? कौन सा? रिटर्न हम कब यूज़ करते हैं, एग्जांपल दे सकते हो कोई? हाँ, रिटर्न तब हम यूज करते हैं जैसे कि एग्जांपल के केस में जो हमारा सपोज करो यहाँ पे देखो, ये जो ड्राइवर स्क्रिप्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक इस क्लास का मेथड कॉल किया लेट्स से एक्सएलएस रीडर एक्सएलएस। अब यहाँ पे एक मेथड हमने बनाया गेट रो काउंट, जिसमें हमें कुछ रिटर्न चाहिए था कि पर्टिकुलर इस शीट में कितने रोज हैं, उस रोज के बिहाफ पे हमें फर्दर एक्शन करना था। तो यहाँ पे गेट रो काउंट जो मेथड था वो हमें कुछ रिटर्न किया, और उस रिटर्न को हमने यहाँ पे स्टोर किया और फर्दर उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे हमें ऐसा कंसेप्ट चाहिए था कि हम एक्सेल का शीट नेम पास कर दें सिंपली, और उस पर्टिकुलर शीट पे कितने रिकॉर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली ये हमें रिटर्न कर दे। तो सिमिलर मैनर अगर यहाँ से इस फंक्शन में जाके देखो, तो इस फंक्शन ने क्या किया कि यहाँ से शीट का नाम एज ए इनपुट पैरामीटर लिया, और अपना यहाँ पे लॉजिक इसने बनाया, और वही नंबर काउंट करके इस नंबर को इसने रिटर्न कर दिया। तो जो नंबर यहाँ से रिटर्न हुआ वही नंबर हमें यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे ही फंक्शंस हम बनाते हैं। अब जैसे सिंपल एग्जांपल हो गया गेट सेल डेटा। तो गेट सेल डेटा भी मेथड हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, शीट नेम कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और ये मेथड हमें रिटर्न करके वापस क्या दे रहा है, एक वैल्यू दे रही है कि कौन से सेल की वैल्यू आपको रिट्राइव करना है। पैरामीटर पास किया और वो वैल्यू आ गई इस वेरिएबल में। तो ये भी मेथड जो गेट सेल डेटा है, ये भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर भी जाके देखो, ये मेथड में कुछ रिटर्न टाइप लिखा होगा लास्ट में, ये देखो रिटर्न। तो हर जगह ये रिटर्न कर रहा है जो इसकी वैल्यू क्या उसको रिटर्न करना है। तो ऐसे ही हम फंक्शंस बनाते हैं, और फंक्शंस में ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं कि डिपेंड करता है कि हमें इसमें रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जैसे गेट सेल डेटा तो रिटर्न किया, बट सेट सेल डेटा जो है, अगर ये मेथड देखो तो ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, और इसको हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। इसमें सीधे हमें एक्शन कराना था कि जाके ये एक्सेल में सीधे सीधे राइट कर दे चीज़ों को। ओके सर। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी UPS की कॉन्सेप्ट है उसमें एक प्रिंसिपल है ये, कि जैसे हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, राइट, एब्स्ट्रैक्शन। तो वैसे ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली टू टाइप का होता है, एक होता है ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ओवरराइडिंग। और ओवरलोडिंग को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग को रन टाइम। इसको हम आल्सो बोलते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। अब इसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले ये ओवरलोडिंग इसको क्यों बोलते हैं, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पहले पॉलीमॉर्फिज्म इटसेल्फ है क्या। तो पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे इसकी मीनिंग को समझो तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, जैसा बुक की डेफिनेशन बोलती है कि पॉली मीन्स मेनी,
एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि मेनी फॉर्म्स, तो किसी चीज के मल्टीपल फॉर्म्स होना, वो हमारा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो सिमिलरली अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो लेट्स से कि हमने एक नेम से मल्टीपल मेथड बनाना, तो लेट्स से जैसे मैंने एक काम किया, फिर से अगेन हमने क्या किया कि एक मेथड बनाया पब्लिक लेट्स से वॉइड, एंड इसका नाम दे दिया कैल्सी, कैल्सी या सिंपल सा सम ही रखो, सम। और इसमें क्या किया हमने, लेट्स से 2 पैरामीटर्स पास किया, इंट num1 and int num2, and then here int c is equal to num1 plus num2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं अब कि इस सपोज करो अगर आपको इसको रिटर्न भी कराना है तो इसको आप रिटर्न भी करा सकते हो, या फिर नहीं कराना अभी रहने दो, इसको सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने सी को प्रिंट कर दिया, दिस इज द वन कंसेप्ट। अब जावा क्या करता है कि जैसे अगर हम सी की बात करें या फिर जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी थी, उसमें आप सेम क्लास में मतलब सेम नेम से मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकते, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में एक क्लास में आप सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ से मैंने एक काम किया फिर से, और फिर से मैंने सम मेथड बना दिया यहाँ पे, बट अभी ये एरर थ्रो कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मतलब आप मेथड तो बना सकते हो सेम नेम से, बट उसके जो सिग्नेचर है वो चेंज होना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने चेंज कर दिया कि यहाँ पे int num3, तो अब दोनों चेंज है कि इस मेथड में 2 पैरामीटर थे और इस मेथड में 3 पैरामीटर है। तो अब ये 2 मेथड हो गए डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस num3। सिमिलरली यहाँ से मैंने क्या किया, फिर एक और मेथड बनाया, और लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डबल, एक पैरामीटर डबल हो गया। अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो उसका आउटपुट भी डबल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें भी 3 पैरामीटर है और इसमें भी 3 पैरामीटर है और इसमें भी 3 पैरामीटर, बट डिफरेंस क्या है कि ये डबल है और यहाँ पे एंट है, तो मतलब सिग्नेचर चेंज हो रहा है ना कुछ, तो इसलिए ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम क्लास में सेम नेम से हम मल्टीपल मेथड बनाना, सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड बनाना विद डिफरेंट सिग्नेचर, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड पॉलीमॉर्फिज्म में टाइप कौन सा, ओवरलोडिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर हम सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड बनाते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे उसके जो पैरामीटर्स हैं या जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, या तो उनके डेटा टाइप में चेंजेस होने चाहिए। तो जैसे अगर 2 पैरामीटर सेम है तो सिमिलर टाइप से सेम मेथड और सिमिलर टाइप का सिग्नेचर आप नहीं यूज कर सकते। अगर आप ऐसे सोचो कि लेट्स से कि यहाँ पे हमने इंट num1 की जगह a दिया और b दे दिया, और यहाँ पे a और b दे दिया, तब भी ये नहीं लेगा, क्योंकि देखा जाए लॉजिकली तो सिग्नेचर तो सेम है ना, ये भी पहला पैरामीटर इंट है और ये भी पहला पैरामीटर इंट है और सेम इसमें भी है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो वेरिएबल चेंज करके कुछ नहीं होगा, मतलब उसका टाइप भी चेंज होना चाहिए, टाइप ही चेंज होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोई डिफरेंट डेटा टाइप पास करना होगा, लेट्स से डबल पास कर दिया। तो अब एक इंटीजर है एक डबल है, बट है 2 ही पैरामीटर, इसमें भी 2 ही पैरामीटर है, और यहाँ पे एक इंटीजर है यहाँ डबल है, तो लेट्स से यहाँ पे डबल कर दो समथिंग, सॉरी। तो ये जाके ऐसे काम करता है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या होता है, ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे फिर इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर हमने एक सम मेथड बनाया है ऐसा और दूसरा सम मेथड हमने बनाया, मतलब सेम सम मेथड है, पैरामीटर्स भी सेम है, बट रिटर्न टाइप चेंज है,
कि लेट से यहाँ पे वायर्ड हटा के मैंने क्या कर दिया, इंट लगा दिया, और इस मेथड को मैंने प्रिंट ना करके रिटर्न करा दिया, रिटर्न सी। क्योंकि अब तो क्या ये काम करेंगे? नहीं, हमें कंपाइलेशन टाइम में ही एरर आ जाता है कि नहीं। इसको रिटर्न टाइप से मतलब नहीं होता ओवरलोडिंग को, इसको सिर्फ मतलब किससे होता है, सिग्नेचर, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उसके टाइप पे डिपेंड करता है, रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए एक ही क्लास में अगर दोनों दो मेथड के सिग्नेचर सेम है, एक का बोलता है कि रिटर्न टाइप है, एक में नहीं है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग है? नहीं है, क्योंकि ये ऐसा आप लिख ही नहीं सकते क्लास के अंदर, ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं बना सकते। अब बात आती है किसको हम कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपाइलेशन टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमने प्रोग्राम को अभी तक रन नहीं किया। जैसे हम लिख रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन टाइम पे हमें पता चल जा रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ओवरलोडिंग, लेट्स से ओ एल इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज किया। ठीक है, अब ओ एल डॉट सम लिखा, तो देखो सम के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं कि जितने मेथड आपने बनाए हैं। ये पहला मेथड है जिसमें पहला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा डबल है। दूसरे सम में पहला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है। तीसरे में डबल इंटीजर इंटीजर, और चौथे में इंटीजर इंटीजर इंटीजर। तो यहाँ से आपको कौन सा मेथड कॉल करना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप का पैरामीटर आपको पास करना है, उस टाइप के मेथड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। अब यहाँ से कंपाइलर हमें खुद सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या यूज़ करना है। तो लेट्स से अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से डेटा यहाँ पे नंबर पास करना था, तो लेट्स से 3, और यहाँ पे दूसरा नंबर पास करना है 6, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे लेट्स से नंबर की जगह पे आपने इसको 3.44 पास कर दिया डबल वैल्यू, तो इसको एरर थ्रो करने लगा, क्योंकि ये कंपाइलेशन टाइम पे इसको पता चल गया कि इस टाइप का मेथड कि पहला पैरामीटर डबल हो और दूसरा इंटीजर हो, ऐसा पैरामीटर तो वहाँ पे मेथड लिखा ही नहीं गया है, तो इसलिए इसने कंपाइलेशन टाइम पे ही एरर थ्रो कर दिया। इसलिए इसको हम कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होने जा रहा है, वो कंपाइलर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकर कौन है इस टाइम पे, कंपाइलर है, कंपाइलर बाइंड कर रहा है उसको। तो अब कंपाइलर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मेथड इसको कॉल होना है, और अगर वो मेथड उसको मैच करता है तो यहाँ एरर नहीं आता, लेकिन नहीं मैच किया तो एरर आ जाता है। तो डिसीजन मेकर यहाँ पे कंपाइलर है, तो इसलिए इसको कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अब सिमिलर मैनर इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें कंपाइलेशन लेवल पे होती हैं वो स्टैटिकली बाइंड होती हैं, क्योंकि ये कौन सी चीज़ कौन से मेथड से बाइंड हो रही है हमें यहीं पे क्लियरली पता चल रहा है, कि हमें यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर चेंज कर रहे हैं तो एरर आ जा रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं ये बाइंड हो रहा है कि नहीं इसके साथ, तो हमें यहीं पे पता चल जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग, कि सब कुछ क्लियर है कि क्या कॉल होने जा रहा है और कौन सा मेथड इसके साथ एसोसिएट होगा। कि अब जैसे हमने यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ 3 और 6 पास किया, तो हम प्रिटी मच श्योर हैं कि हम कौन सा मेथड ये कॉल करने जा रहा है, तो यही कॉल करेगा, क्योंकि यही दोनों में इंटीजर इंटीजर है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग के अंदर स्टैटिक बाइंडिंग, और स्टैटिक बाइंडिंग के साथ साथ हम इसको बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो किसी को कोई डाउट कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे? और याद रखना ये जरूर से जरूर पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, या ओवरलोडिंग क्या होता है, या ओवरराइडिंग क्या होता है। तो है ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि मुझे रियल टाइम कोई एग्जांपल बताओ कि जहाँ पे आपने पॉलीमॉर्फिज्म देखा हो, या आपने कहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया है, ऐसा उसको रियल टाइम एग्जांपल चाहिए। तो अब आपको रियल टाइम एग्जांपल के बारे में सोचना है कि कहाँ पे आपने यूज किया। तो अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पे अभी हम जब ये मेथड कॉल करते थे एक्सएलएस रीडर में ही, तो एक्स आर डॉट गेट सेल डेटा जब करते थे, तो गेट सेल डेटा के भी देखो दो मेथड आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो मेथड आ रहे हैं।
और यहाँ पे सिर्फ टाइप में चेंज है कि सेकंड पैरामीटर यहाँ पे कॉलम नंबर हो सकता है, यहाँ कॉलम स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो जो भी वैल्यू पास करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये कॉल करेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो चलो हमने बनाया हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कहाँ पे बनाया था, कैसे यूज किया था, तो आप बता सकते हो कि हमने एक एक्सेल को रीड करने के लिए क्लास बनाई हुई थी, जिस क्लास में हमने सेल से डेटा रीड करना था। उसमें हमने दोनों ऑप्शंस दे रखे थे कि चाहे हम नंबर के थ्रू कॉलम नंबर से भी रीड कर सके या कॉलम नेम से रीड कर सके। तो इस वजह से हम वहाँ पे दो मेथड सेम नेम से बना रखे थे, और उसमें नंबर पास करो तब भी वो रीड करता था, नेम पास करो तब भी रीड करता था समथिंग। अब इनबिल्ट की बात करें कि कहाँ पे आपने इनबिल्ट अभी तक देखा है, तो जैसे आपने जब स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे थे तो इसके अंदर लेट से जैसे ये इंडेक्स ऑफ का फंक्शन है, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ, जब यहाँ पे जब आप इंडेक्स ऑफ लगा रहे थे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आ रही हैं। इंडेक्स ऑफ में आप पहला इंटीजर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, दो में पहला स्ट्रिंग और दूसरा नंबर भी पास कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या है, इंडेक्स ऑफ का ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये इनबिल्ट है स्ट्रिंग क्लास में। और जगह पे आप क्या दिखा सकते हो, लेट से सिमिलर आई थिंक कैरेट में भी होगा। तो कैरेट में नहीं है, और किस में हो सकता है, तो ऐसे सोचना पड़ेगा। देखो जहाँ पे भी आप जब मेथड कोई कॉल करो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो एक तो हो गया इंडेक्स ऑफ का एग्जांपल आप दे सकते हो, एक अपना खुद का हो गया, एक सब स्ट्रिंग भी है। सब स्ट्रिंग में भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम मेथड है बट पैरामीटर दो हैं अलग अलग। तो मतलब सब स्ट्रिंग का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, इंडेक्स ऑफ का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये आपके इनबिल्ट एग्जांपल्स हो गए। तो जहां से भी अब आप फ्यूचर में जब भी आप चीजें देखोगे ऐसे कि डॉट लगाया सेम नेम से मल्टीपल मेथड आ रहे हैं किसी क्लास से, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो कंसेप्ट आपका क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, अब हम बात करते हैं इस ओवरलोडिंग में। ओवरराइडिंग की बात अभी हमें नहीं करनी है। ओवरराइडिंग के बारे में हम बात करेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो मीनवाइल अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस क्लास में एरर है, तो एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स से और क्लास का नाम रख लो, लेट्स से कंस्ट्रक्टर। फिनिश। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का सिंपलेस्ट वे क्या है कि समझो इसको अगर इजीली, तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। तो मेथड होता है तो मेथड को कैसे लिखते हैं सिंपली हम, लेट्स से पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम जैसे हमने लिखा सम। तो ये क्या हो गया, एक मेथड बन गया हमारा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड हैविंग सेम नेम ऑफ द क्लास नेम। मतलब कि अगर हम सिंपल सा किसी क्लास में सेम नेम से कोई मेथड डिजाइन करें, सेम नेम से अगर हमने कोई मेथड डिजाइन किया कि कंस्ट्रक्टर हैविंग, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर देन, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड हैविंग सेम नेम ऑफ द क्लास नेम, देयर इज नो रिटर्न टाइप और वॉइड। तो यहाँ पे वॉइड भी नहीं होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखो वार्निंग खत्म हो गई, ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अब तक आपने जितने भी मेथड बनाए लॉजिकली, हर एक मेथड में या तो वॉइड था या तो रिटर्न टाइप था, जैसे लेट्स से सम। और यहाँ से अगर ऐसे बनाओ इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आपने यहाँ से वॉइड हटाया ये एरर थ्रो करेगा। अब इसको क्या चाहिए, या तो रिटर्न टाइप लिखो आप या तो वॉइड लगाओ, दोनों मैंडेटरी हैं, दोनों में से एक ना एक होना ही चाहिए और कोई चॉइस नहीं है। बट कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है, एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका नेम क्या है, सेम है जो क्लास का नेम है, तो इसलिए ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड हैविंग सेम नेम ऑफ द क्लास नेम, देयर इज नो वॉइड एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो
कई टाइप के होते हैं, तो उसमें टाइप की बात करें तो एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दूसरा होता है पैरामीटराइज। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये हो गया कि वो कंस्ट्रक्टर क्लास में इनविजिबल होता है। इनविजिबल होने का मतलब ये हो गया कि वो क्लास में दिखता नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ओवरलोडिंग करके भी हमने एक क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है देखा जाए, बट हर एक क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में, अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते किसी क्लास में, तो उसको रन टाइम पे आपका जेवीएम रन टाइम पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है अपने आप, जो कि दिखता नहीं, बट एक्चुअल बैकग्राउंड में लॉजिक क्या होता है कि बैकग्राउंड में वो एक कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर लेता है खुद से। और अगर आप कंस्ट्रक्टर डिजाइन करते हो, आपने कंस्ट्रक्टर खुद बनाया है, तो वो कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये उसको ओवरराइड कर देगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको किया और प्रिंट किया, और मैं इसको बता देता हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर। अब लॉजिकली अभी तक आपने क्या लर्न किया कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हो, तो जब तक उस मेथड को कॉल नहीं करते तब तक वो एक्सेस नहीं होता। बट कंस्ट्रक्टर का क्या फायदा होता है कि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अब इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो जनरली हमें क्या लिखना होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कौन इज इक्वल टू लेट्स से न्यू कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का नेम है। अब यहाँ से जैसे हमने इसको कॉल किया, अब लेट्स से इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कोड मैंने कमेंट कर दिया और जस्ट मैं ये लाइन को रन करता हूँ। जैसे इस लाइन को रन किया, यहाँ पे आउटपुट आ गया दिस इज कंस्ट्रक्टर, देख रहे हो। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास थी बाय डिफॉल्ट ये मेथड कॉल हो गया। अब ये मेथड कॉल कैसे हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली? तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं, ऐसे क्लास का नेम और साथ में ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ये ब्रैकेट एक्चुअल में क्या होता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। और जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो क्या लिखते हैं, सिमिलर तरीके से। मेथड कॉल करने का भी तरीका क्या होता है, सिमिलर। मेथड का नेम और साथ में पैरेंथेसिस उसके साथ यूज करते हैं, और उसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है लॉजिकली, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी है, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, लेट्स से कमेंट कर दिया। जब मैंने कमेंट किया, अब इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये क्या करेगा, जब ये रन होगा तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्टर इसको कंसिडर कर लेता है कि हमारे क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको रन करोगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये एरर थ्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये समझ रहा है कि बैकग्राउंड में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके पास। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लेगा जो हमें इनविजिबल होता है क्लास में। लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट को छोड़ देगा, फिर आपने जो डिफाइन किया है उसको लेगा, ठीक है। तो ये होता है दूसरा कंसेप्ट कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब अब ये हो गया कि सेम क्लास में आप सेम नेम से मल्टीपल पैरामीटर्स बना सकते हो, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। तो लेट्स से ये विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, तो इसको तीन टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो कि लेट्स से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसको आप ये बना सकते हो। और तीसरा आप डिफाइन कर लो कि लेट्स से जिसमें कुछ पैरामीटर हो, लेट्स से इसमें मैंने डाल दिया इंट ए और बोला दिस इज कंस्ट्रक्टर हैविंग सिंगल पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे सेम तरीके से इस क्लास में हमने क्या किया, एक दूसरा और कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। लेट्स से इसके अंदर हमने दे दिया इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे बोल दिया कि लेट्स से 2 पैरामीटर। अब अगर मैं रन करूँगा, अब तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक क्लास में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक कंसेप्ट और यहाँ पे अराइज होता है
कि क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है? यस। क्यों करता है? क्योंकि हम एक क्लास में सेम नेम से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? ओवरलोडिंग का। तो मतलब कंस्ट्रक्टर, ये ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करता है। मतलब क्या कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करें? लेट से 3 कंस्ट्रक्टर बनाया, तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, तो अगर आप कोई पैरामीटर नहीं पास करोगे तो ये नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस टाइम। दिस इज द कंस्ट्रक्टर। और अगर इसके अंदर पैरामीटर आपने एक पास कर दिया, लेट से एक नंबर पास कर दिया कोई भी, ठीक है, अब ये क्या करेगा? दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा हैविंग सिंगल पैरामीटर। ऐसे अगर आपने 2 पैरामीटर पास कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे कंस्ट्रक्टर को उठा लेगा जिसमें 2 पैरामीटर वाला था, हैविंग 2 पैरामीटर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब हमें समझना है कि ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर है क्या और ये कैसे कॉल हो रहा है। And now another question is then कि what is the benefit of constructor? हम कंस्ट्रक्टर बनाए ही क्यों? क्या एडवांटेज हो सकता है कंस्ट्रक्टर का? तो कंस्ट्रक्टर बनाने का फायदा ये होता है कि somehow, सपोज करो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे पास एक मेथड है पब्लिक, लेट्स से void, लेट्स से सम। हमने एक क्लास बनाया और इस क्लास में एडिशन मतलब ऑपरेशंस, हमें कैलकुलेशन के ऑपरेशन सम करने थे और जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे डिफाइंड है। इस तरीके क्लास की डिजाइन इस तरीके से है कि पब्लिक इंट ए और पब्लिक इंट बी। क्लास इस ऐसे डिजाइन हो रखा है कि पब्लिक इंट ए इंट बी, और इंट ए और ए बी की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट है। और यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल सा प्रिंट किया सम इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी। अब सपोज करो ये मेथड मुझे कॉल करना है। अभी यहाँ पे अब एक तरीका ये हो सकता था कि इंट ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते थे, ठीक है, बट उस टाइप से क्लास डिजाइन नहीं है हमारी। हमारी क्लास का डिजाइन ऐसा है कि जो क्लास में वेरिएबल्स हैं सेम इसी वेरिएबल को सारे मेथड को एक्सेस करना है। मतलब एक ये रूल बन गया कि ये रूल सारे मेथड्स को फॉलो करना है कि इसी वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेस करनी है, एडिशनल वैल्यू कोई नहीं लेगा, राइट। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि हमने इस टाइप से एक मेथड बनाया, क्लियर, और अब इसको मैंने कॉल किया सम को। तो इसके अंदर मैं गया कॉन के अंदर, कॉन डॉट सम, सम कॉल किया। तो अब अगर सम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने कोई पैरामीटर तो पास नहीं किया, वैल्यू पास नहीं किया यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट ए और बी में अभी क्या है? ए और बी ब्लैंक था, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 0 होगा क्योंकि इंटीजर है। अब समहाउ अगर मुझे रन टाइम पे यहाँ पे वैल्यू पास करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे और एडिशनल कोड कि कॉन डॉट ए जो इसका वेरिएबल है उसमें वैल्यू पास कर देते हैं कि 10, कि रन टाइम पे ये वैल्यू जाके उसको असाइन हो जाए उस वेरिएबल में। फिर कॉन डॉट बी इज इक्वल टू लेट्स से 20। अब ये दो लाइन क्या करेंगे? ए और बी क्या करेगा? वैल्यू असाइन कर देगा 10 एंड 20। ए और बी को 10 एंड 20 असाइन हो जाएगा। फिर अब सम करेंगे तो ये दोनों का सम करके हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आउटपुट 30 आ गया, इट मीन्स अब ये वर्क कर रहा है। अब सपोज करो कि इंटायर जावा में अब हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की कुछ चीज़ें बना रखी हैं जो हमें बार बार यूज़ करनी है। तो मान लो ये सम का एक मेथड है, अब हमने ये पूरे प्रोजेक्ट में एक सम का मेथड बना के रखा है और हमें इसको इंटायर प्रोजेक्ट में अगर 100 टाइम्स कॉल करना पड़ा, राइट, अगर 100 टाइम्स कॉल करना पड़ा तो हमें हर बार ये 3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जब भी कॉल करेंगे ये सम फंक्शन को तो हमें पैरामीटर पहले दोनों पास करने पड़ेंगे, फिर सम मेथड कॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 टाइम्स सम अगर ऑपरेशन हमें करना पड़ा इंटायर प्रोजेक्ट में तो हमें टोटल 300 लाइन्स के कोड लिखने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है? इज देयर एनी वे
कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर सके कोड को, कि 300 लाइन की जगह पे क्या हम कोड को छोटा कर सकते हैं कि 300 लाइन का कोड ना लिखना पड़े, 100 या 50 या 200 में ही एटलीस्ट काम हो जाए, हमेशा ये बार बार ना लिखना पड़े। तो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करने के लिए कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आ जाता है। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है जैसा आपने देखा, तो ये जो इनिशियलाइजेशन का काम है, अगर ये हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को दे दें तो कंस्ट्रक्टर ये काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो जैसे लेट से कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर वाला बना के रखा ही है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या कर दें कि लेट से कि ये जो ए है ये भी ए है और ये भी ए है, यहाँ पे हम यूज करेंगे कीवर्ड दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। अगर यहाँ पे दिस नहीं यूज करेंगे, अगर सिंपली ए इज इक्वल टू ए लिखें और b इज इक्वल टू बी, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ए किसका ए, क्योंकि ये भी ए है ऊपर वाला भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो दिस क्लास का ए है, मतलब इस क्लास का ए, इस ए में ये ए आ जाए, इसलिए हमने क्या किया, दिस कीवर्ड यूज किया। तो दिस रिप्रेजेंट्स द करंट क्लास। तो ये करंट क्लास के ए बी में ये दोनों जो ए बी की वैल्यू है ये असाइन हो जाएंगी, राइट, ऑटोमेटिकली, एंड देन सम परफॉर्म हो जाए। तो अगर इस टाइप से अब होगा तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि हमें ये 2 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 लाइन का जो कोड था ये कंस्ट्रक्टर अपने आप हैंडल कर लेगा। ये 2 पैरामीटर जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, ऑटोमेटिकली इसी वैल्यू पे अब सारे मेथड्स हमारे रन हो जाएंगे। अब हमें ये 2 लाइन का कोड हमने बचा लिया यहाँ पे। तो जब भी अब हम यहाँ से रन करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो काम करने लगेगा। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज क्या हुआ, कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि जब हम वेरिएबल्स, सेम टाइप के वेरिएबल्स को अगर हमें हर मेथड में यूज करना है तो बेटर टू हैव कि उसको बार बार री इनिशियलाइज करने से अच्छा है कि उसको एक बार हमने पास कर दिया एज ए कंस्ट्रक्टर और उसको सब यूज कर लें। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ, एक्सएलएस रीडर में। अब एक्सएलएस रीडर में क्या था कि जितने भी सारे फंक्शन थे इसके अंदर, गेट सेल डेटा, गेट रो काउंट, सेट सेल डेटा, सबके अंदर एक कॉमन चीज क्या थी कि सबको एक्सेल चाहिए। कौन से एक्सेल में जाके ऑपरेशन करना है, राइट। तो सबको अगर एक्सेल फाइल चाहिए तो इसलिए सेम एक्सेल फाइल में सबको ऑपरेशन करना है। किसी ना किसी शीट में एक्सेल एक ही है बट टैब अलग हो सकते हैं या ऑपरेशन अलग हो सकता है, बट एक्सेल एक ही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं अलग अलग मेथड लिखता कि शीट भी पास करो साथ में उसका एक्सेल का फाइल भी पास करो, फिर इसके अंदर भी मैं एक्सेल का फाइल पास करता और सारे ये 3 पैरामीटर पास करता, तो अननेसेसरी एक ही चीज हर जगह पास करनी पड़ेगी हमें। तो बेटर टू हैव कि जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं साथ में वही फाइल अगर हम इकट्ठा एक ही बार पास कर दें एज ए कंस्ट्रक्टर, तो क्या हो जाएगा, वो इनिशियलाइज हो जाएगी फाइल और वो पूरा क्लास उसी फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ से जब इस क्लास को देखो तो इस क्लास के अंदर भी सेम तरीके से देखो, यहाँ पे एक मेथड बन गया। तो ये क्लास है आपका एक्सएलएस रीडर और इस क्लास के अंदर सेम नाम से एक मेथड बना, उसके अंदर एक पाथ आया और ये पाथ जो है इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। तो अब ये पाथ वेरिएबल जो है अब सबके सब एंटायर एप्लीकेशन में देखो कहीं ना कहीं ये पाथ यूज हो रहा है हर जगह। तो ये हर जगह जब पाथ यूज हो रहा है तो ये बेनिफिट हो गया कि ये पाथ अब काम अपना करेगा, तो हमें हर जगह पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कोड ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब कंस्ट्रक्टर के रियल टाइम एग्जांपल्स हमने कहाँ पे देखे, एक तो एक्सएलएस रीडर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने यहाँ पे अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया एक्सएलएस रीडर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इनबिल्ट कहाँ कहाँ पे देखा आपने, तो इनबिल्ट जैसे आपने यहाँ पे देखा, पहला ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ जी, लेट से ड्राइवर स्क्रिप्ट में ही जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोम ड्राइवर क्लास है इसके अंदर भी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो इस क्लास के अंदर भी जाके अगर देखोगे ना तो इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर कई सारे हैं। इस क्लास को डिटेल से ध्यान में देखो, लेट से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सेलेनियम डाउनलोड्स और यहाँ पे जावा में ये है API डॉक्स, इस पे क्लिक करो और इसके अंदर क्रोम ड्राइवर पे जाओ। ये है आपका क्रोम ड्राइवर, इस पे क्लिक करो
तो ये बता रहा है क्लास क्या है हमारी, क्रोम ड्राइवर। अब इसके अंदर जाओ, इसमें डेफिनेशंस में ये बताएगा कि कंस्ट्रक्टर समरी, कंस्ट्रक्टर कितने हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। फिर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनपुट एज कैपेबिलिटी करके लेगा, जो कि डिप्लिकेटेड हो चुका है। दूसरा है क्रोम ड्राइवर सर्विस करके भी एक पैरामीटर ले सकता है। तीसरा क्रोम सर्विस एंड कैपेबिलिटी दोनों ले सकता है। चौथा है कि क्रोम सर्विसेज ऐसे, और एक है क्रोम ऑप्शंस करके। तो लेट्स से जैसे क्रोम ऑप्शंस करके है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक काम और किया कि लेट्स से इसी को मुझे हेडलेस मोड में रन करना है क्रोम को, कि क्रोम बाहर दिखे ना समथिंग। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्रोम ऑप्शन प्रॉपर्टी ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शन, ये करके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको इंपोर्ट कर लो और यहाँ से लेट से opt डॉट, अब यहाँ से सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। यहाँ से आप एक्सटेंशन हटा सकते हो, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, ब्राउजर का नेम निकाल सकते हो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि हेडलेस करके कोई ऑप्शन है, सेट हेडलेस, और इसको मैंने कर दिया ट्रू। तो हेडलेस का मतलब ये होता है कि ये ब्राउजर दिखेगा आपको नहीं, बाहर रन होता हुआ नहीं दिखेगा, बट बैकग्राउंड में ये आपका काम करेगा। तो अब यही जो ऑप्शन है मैंने इस क्रोम में पास कर दिया। तो अब ये ब्राउजर जो है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट, तो ये अब कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। तो मतलब क्रोम ड्राइवर में भी पैरामीटराइज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लेने की चॉइसेस हैं हमारे पास। अब एक चीज इसका एडवांटेज भी आप समझ लो कि इसका बेनिफिट क्या होगा साथ के साथ। सेट हेडलेस करने से क्या होगा कि ब्राउजर हमें दिखेगा नहीं ऊपर खुला हुआ, बट बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा, लेट्स सी कि इसके लिए मैंने क्या किया, ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से मैंने ओपन किया इसको, और यहाँ से अभी सारी वैल्यूज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट किया, सेव कर देता हूँ। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं इस क्रोम को रन करूंगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करूंगा, ड्राइवर स्क्रिप्ट को। ब्राउजर हमें खुलता हुआ नहीं दिखेगा, बट बैकग्राउंड में ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ से सारे क्रोम देखो बंद है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। रन पे क्लिक कर दो एक बार, देखो तो ये देखो पहला टेस्ट केस पास हो गया, 3-4 टेस्ट केस पास हो गया, लेकिन ब्राउजर खुला नहीं है यहाँ मेरा। अब ये 5वें में एरर आया है स्टेल एलिमेंट का, जो भी उस टाइम लास्ट टाइम हमने जो कर रहे होंगे जिसकी वजह से कोड चेंज हुआ था, इसलिए ये फेल हो रहा है। बट यहाँ पे देखो 4 टेस्ट केसेस पास हो गए बैकग्राउंड में, और हमने ब्राउजर दिखा नहीं है हमें, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ब्राउजर चल रहा था। तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको एग्जीक्यूशन ऐसे करना है कि आपके सिस्टम बिजी ना हो, कि आप सिस्टम पे अपना मैनुअल टेस्ट केसेस या कुछ भी ऐसे दूसरा काम करते रहो, और बैकग्राउंड में इफ यू वांट कि हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट भी होती रहे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप हेडलेस यूज कर सकते हो। और हेडलेस मोड जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो हेडलेस अचीव करने के लिए आपको सिंपल सा ये 2 लाइन का कोड ऐड किया, और इस ऑब्जेक्ट को एज ए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो एक तो कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आपने रियल टाइम क्रोम ड्राइवर के साथ बता दिया। दूसरा एग्जांपल रियल टाइम का आपने अगर खुद कहाँ पे बनाया, वो एक्सेलस रीडर का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हो कि सेलेक्ट क्लास में, सेलेक्ट क्लास हमने कहीं पे यूज किया था, इसमें नहीं किया था ना। लेट्स से अब यहाँ पे ये भी देखो, एक क्लास है वेब ड्राइवर वेट, इसके अंदर भी ड्राइवर और ये 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये भी कंसेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। और यहाँ से लेट्स से सेलेक्ट क्लास के लिए अगर हम बात करें, तो सेलेक्ट क्लास यहीं पे बना लो अगर बनाना है तो, सेलेक्ट सेल इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। अब यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो ये एरर थ्रो करता है, इसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, नो आर्गुमेंट वाला, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है।
द कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट इज अनडिफाइंड, मतलब आप कंस्ट्रक्टर पास करो इसके अंदर जो सेलेक्ट क्लास है उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो इसलिए आपको ये एरर थ्रो कर रहा है कि भाई इसको आप पास करो जो पैरामीटर इसको चाहिए। तो सेलेक्ट क्लास को भी अगर जाके ध्यान से देखो आप चलो बंद कर दिया, नहीं तो जैसे क्रोम ड्राइवर का देखा था तो वो भी ऑप्शन बताता है कि इसमें कितने पैरामीटर पास करने वाले कंस्ट्रक्टर हैं। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि इसका टाइप हमें वेब एलिमेंट पास करना होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर एलिमेंट पास करते हैं। तो जैसे एलिमेंट पास करते हैं इसका भी एरर खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया कंस्ट्रक्टर का। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको बताना है, तो एक्शन क्लास जब आप माउस मूवमेंट करते थे उसमें भी आप क्या करते थे, माउस मूवमेंट में फाइंड करो क्या था हमारा क्लास का नेम, एक्शंस। तो एक्शंस जब हमने क्लास बनाई यहाँ पे तो इसके अंदर भी न्यू एक्शंस किया और इसके अंदर भी हमने क्या पास किया, ड्राइवर। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मतलब कब, तो कंस्ट्रक्टर को कभी कंफ्यूज मत होना, एक होता है मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना, एक होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट पास करना। तो यहाँ पे इस केस में न्यू कीवर्ड लगा है, मतलब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उस टाइम पे जो हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करते हैं वही हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन जब मेथड में आप पास करते हो तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नहीं, सेलेक्ट में वो डिजाइन ही नहीं है ऐसा कि उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब आप कंफ्यूज मत हो, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो किसी क्लास में, जैसे ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन ही नहीं किया, इन दैट केस ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट लेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट ओवरराइड हो जाता है। तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है वो लेगा। तो यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है नो आर्ग्यूमेंट वाला, इसलिए ये इसको पिक कर रहा है। सेलेक्ट के केस में क्या था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टर बना ना, भले नो आर्ग्यूमेंट नहीं था, एक ही आर्ग्यूमेंट वाला था, बट कंस्ट्रक्टर था वहां पे, तो इसलिए डिफॉल्ट का कंसेप्ट नहीं चलेगा वहां पे। तो सेलेक्ट के केस में अगर नॉर्मली देखने की कोशिश करो आप, तो दिखाई देता हूँ मैं। सेलेनियम downloads Java API docs, और इसके अंदर जाके सेलेक्ट देखो, सेलेक्ट ये है ना। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर समरी देखो तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है, देख रहे हो, और वो भी पैरामीटराइज्ड है कि एक पैरामीटर चाहिए उसको एज ए इनपुट वेब एलिमेंट, इसीलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। अगर इसके पास नो ऑप्शन नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता जैसे क्रोम के पास था तब ये एरर नहीं देता, बट यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर है, एक ही चॉइस है, तो इसलिए हमें वो देना ही देना है। तो ऐसे हर एक क्लास के अंदर ना कितने डिफॉल्ट मेथड्स हैं, कैसे क्या क्या पैरामीटर्स जाते हैं, सबको यहाँ पे थियोरेटिकली डिफाइन भी कर रखा है। यहाँ से जाके आप थियोरेटिकली पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में हर एक क्लास या इंटरफेसेस के बारे में, कि वेब एलिमेंट जो इंटरफेसेस हैं या वेब ड्राइवर इंटरफेस है, जो क्रोम ड्राइवर क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास है, इन सब के बारे में जाके एक्शंस क्लास, सेलेक्ट क्लास, सबको यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था ओवरऑल कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसके बाद आप बोल सकते हो व्हाट इज हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड, नेक्स्ट उसके बाद हो सकता है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर, रियल टाइम एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर कि आप अपने प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, उसका बेनिफिट क्या मिला, या इनबिल्ट कोई कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बताओ जो आपने कहीं देखा हो सेलेनियम में। तो ये आपने एग्जांपल देने हैं सारे वैसे। तो 8-10 क्वेश्चन है और इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप। तो होपफुली आपके कोई क्वेश्चन नहीं होगा कंस्ट्रक्टर में, अगर कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? ओके,
तो ये 1 घंटे की अपनी वीडियो हो गई, इसको हम बंद करते हैं, दूसरी वीडियो बनाते हैं।